नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में हम सबके एग्ज़ाम को देखते हुए अपनी जीनियस टीम ने कुछ क्वेश्चनों को अपडेट करके बनाया है, जो कि आपके आरपीएफ एग्ज़ाम में काफ़ी कारगर साबित होंगे। ये सीरीज़ जो है आपको लगातार प्राप्त होती रहेगी आरपीएफ एग्ज़ाम जब तक चल रहे हैं। और ये इसमें जो क्वेश्चन अपडेटेड किए गए हैं ये फरवरी लास्ट तक के सभी क्वेश्चन अपडेटेड हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से पढ़ें। और पढ़ने से के साथ साथ आप लोग कुछ नोट्स बनाया करो। एक्चुअली क्या होता है कि आप जितना अच्छा सुनेंगे देखेंगे और उसको रिटन डाउन करते जाएंगे हाल के हाल, तो आपके लिए रिवीजन और याद करने में काफ़ी मदद मिलती रहती है। तो साथियों, हम चाहते हैं आप सबका सिलेक्शन हो, इसलिए सारी मेहनत आप सबके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा चर्चा बाद में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसलिए सब लोग स्टार्ट से ध्यान रखें और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को घोषित किया गया है, तो किस रूप में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को घोषित किया, इसे हम पढ़ते हैं। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी आपको ध्यान रखना है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए, कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन के लिए, या ए और बी दोनों। यानी इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या है। तो आपने अपने नोटबुक में पॉइंट आउट कर ही लिया होगा, जिन साथियों ने पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, सबको पता होगा। और नहीं पता है तो इसका आंसर है डी। ओके, अब हम साथियों इसके साथ साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बताते जाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष किस रूप में घोषित किया था। तो 2025 में क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए, इन दोनों के लिए ये वर्ष घोषित किया हुआ है। वर्ष 2000 यानी बीता हुआ वर्ष जो था वो उष्णगणों यानी कैमलेट्स यानी ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। वर्ष 23 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन के लिए घोषित किया गया था। 21 को शांति एवं विकास के लिए घोषित किया गया था। और 20 जो था पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2019 देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। हाल ही में हमारे भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया, तो हमें साथियों ध्यान रखना है रक्षा सुधारों का वर्ष, ये हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पॉइंट आउट कर लें, तो जो आपको नए मिल रहे हों उनको जरूर नोट कर लें। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 77वां भारतीय सेना दिवस, ये 77वां भारतीय सेना दिवस जो मनाया गया है उसकी थीम क्या थी, थीम यानी विषय क्या रहा है। तो साथियों हमको ये याद रखना है कि 77वां भारतीय सेना दिवस जो है उसकी थीम क्या है। पहले तो आप अपनी नोटबुक में पॉइंट आउट कर लें कि आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव, समर्थ भारत, सक्षम सेना, साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो आपको पता होगा क्या है एक्चुअली भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, उसी से आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल में आपको याद करें कि 77वां जो भारतीय सेना दिवस की थीम है वो क्या है, तो लगा लिया होगा। अब इंतजार नहीं करते हैं, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। समर्थ भारत और सक्षम सेना, क्योंकि ये भारतीय सेना दिवस है। और विषय देख लेते हैं जिनके जो अभी हाल ही में कुछ दिवस मनाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है कि जो 2024 में 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया था, यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे, जिसका विषय था आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव।
और 9 जनवरी 2025। देखो साथियों, ये सभी अपडेटेड हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपके एग्जामों में आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये किसकी है? यहाँ तो प्रवासी भारतीयों मिल जाएगा, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हमारा 9 जनवरी वाला दिवस का थीम है। ध्यान रखेंगे 10 जनवरी 2025 विश्व हिंदी दिवस। इसका विषय क्या था? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। तो इसको भी आप पॉइंट आउट करेंगे। 15 जनवरी 2025 ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस 15 जनवरी को 77वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है, जिसका थीम क्या है? समर्थ भारत और सक्षम सेना। 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस मनाया गया है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, और इसका विषय जो था नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चनों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025, यानी जो हाल ही में अभी 26 जनवरी मनाया गया है, हमारा देश का गणतंत्र दिवस है। कौन सा था? 76वां गणतंत्र दिवस, जिसका मुख्य विषय क्या था? तो दोस्तों ये हर एग्जाम में दिवस और थीम का एक स्वभाव ही रहा है, एग्जामिनरों की बहुत पसंद रही है। कोई ना कोई नए अपडेटेड जो दिवस होंगे तो उनके दिवस पूछ लिए जाते हैं, और जो फेमस दिवस हैं उनका मुख्य विषय पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको इस सभी धैर्य के साथ अपना रिवीजन कर लें। पढ़े तो सभी बच्चों ने होंगे, जिनका कुछ रह गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उनको नोट कर लेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो 76वां गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2025 को मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो याद रखेंगे स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये दोस्तों 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस की थीम थी, याद रखेंगे। इसके साथ साथ और थीम्स देख लेते हैं। 24 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? एआई और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानवीय एजेंसी को बनाए रखना। तो याद रखेंगे ये 24 जनवरी का। और एआई आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है, तो इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। 25 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जिसकी थीम क्या थी? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो ये याद रखेंगे, वोट से भी आपको मतदान याद आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन ही में था। इसके साथ साथ 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे, जिसका विषय कस्टम्स अपनी प्रतिबद्धता को दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि में पूरा करना है। तो साथियों, जो भी आपके पास डाटा में कमी हो या जो अपडेटेड ना हो, या आपको लगता है कि ये हमारा कंप्लीट नहीं है या नई चीज़ मिल रही है आपको, उसको पॉइंट आउट जरूर कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 4 फरवरी 2025 विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसकी पूछा गया है थीम क्या है। यानी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, उस दिवस की थीम या उसका मुख्य विषय किस पर आधारित था, तो ये देखेंगे। तो पढ़ते हैं। हमारी दुनिया हमारा भविष्य, यूनाइटेड बाय यूनिक, साहस और दृढ़ संकल्प, हमारी दोस्ती। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो आता है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, और जो नहीं आता है उसको नोट कर सकते हैं। तो इस दिवस की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी हम देखेंगे कि कैंसर से लड़ने के लिए हर व्यक्ति की अहम भूमिका होती है, तो वही इसका मुख्य उद्देश्य था, यूनाइटेड बाय यूनिक, जिसका मतलब है कैंसर से लड़ने में हर व्यक्ति की अहम भूमिका। इसके साथ ही साथ इससे पहले 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है,
इसका जो विषय है, जो अभी हाल ही में 2025 का विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका विषय है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। ठीक है, इस विषय पर आधारित ये हमारा 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 22 फरवरी 2025, जिसे हम वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाते हैं। कितनी डेट को? तो 22 फरवरी को याद रखेंगे। और 2025 का इसका विषय था हमारी दुनिया हमारा भविष्य। देखिए, इसके साथ साथ वर्ष 2026 की थीम भी घोषित कर दी गई है, हमारी दोस्ती। 27 में इसकी थीम रहेगी हमारे लोग। 28 में इसका विषय रहेगा हमारे भविष्य। तो साथियों याद कर लेना, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं 28 फरवरी 2025। अब इसका जो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये हम सबको याद रहता है, तो याद रखना होगा। इसका जो विषय था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। तो जो 28 फरवरी 2025 को जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, उसकी थीम है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखो साथियों, हमने आपको बताया है कि जो नए दिवस अभी कुछ ही वर्षों में घोषित किए गए हैं, तो उनके लिए एग्जामिनर उनको डायरेक्ट दिवस के रूप में पूछ लिया जाता है, और जो फेमस दिवस हैं उनकी थीम पूछ ली जाती है। तो विश्व समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिन। तो 14 अप्रैल को विश्व समानता दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए देखते हैं और कौन कौन से दिवस। 23 जनवरी, हम जानते हैं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये कुछ करंट अफेयर्स वाले जो हाल ही के दिनों में मनाए जा रहे हैं, शुरू हुए हैं, वो हैं। 11 फरवरी को समर्पण दिवस, ध्यान रखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। 14 अप्रैल को विश्व समानता दिवस, जो कि क्वेश्चन ही में था। 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस, आपको याद होगा आपातकालीन स्थिति में इंदिरा गांधी जी ने जो आपात लगाया था उसके बारे में। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, जो नीरज चोपड़ा के लिए उपलक्ष्य में 7 अगस्त को घोषित किया गया है, क्योंकि नीरज चोपड़ा का संबंध कैसे है, क्या खेलते हैं, भाला फेंकते हैं। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो आप सबको ये पॉइंट याद रखना है, जिसको जो आते हैं वो आप रिवाइज कर लें, जो नहीं आते हैं उनको आप पॉइंट आउट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे। फिर 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और आपको याद रखना है किस किस के लिए है, आपको सब कुछ अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना है एग्जाम में, और कंफ्यूजन नहीं होना है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। सभी पॉइंट आपसे इम्पोर्टेंट निकाल के लाए गए हैं, इसलिए आप इन पर ज़्यादा विचार ना करते हुए डायरेक्ट अगर आते हो तो ठीक है, नहीं आते हैं तो नोट करें और रिवाइज करें। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर, तो ये वीर बाल दिवस है। इसके साथ ही साथ आपको और भी दिवस हम बताना चाहते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में है। राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखना, राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, ये याद रखेंगे अच्छी तरह से, गलत करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी।
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि एक क्वेश्चन में था, तो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। शून्य मतभेद या शून्य भेदभाव दिवस, ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, ये कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व संगीत दिवस 21 जून। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस, आप जानते हैं भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। दोस्तों, ये सभी आप लोगों के कंटेंट वही हैं जो छाट के इम्पोर्टेंट लाए हैं। उम्मीद है कि आपके एग्जामों में जो दिवस पूछे जाएंगे वो यहीं से होंगे, इसलिए आप ज़्यादा विचार ना करते हुए जो आपको बताया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए और उनका रिवीजन कीजिए। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। आरपीएफ एग्जाम चल रहा है, आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस, ये याद रखना, 5 अक्टूबर है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, ये रहा आपका आगामी लक्ष्य को लेकर। भारत सरकार का चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब का है? तो आपको याद करना है, अगर पता है तो आप बताइए। वर्ष 2025, वर्ष 2027, वर्ष 2030, वर्ष 2040, तो इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2040। ठीक है, भारत सरकार ने और कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए हैं इस पर भी हम लोग आगे फोकस कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल रिवीजन क्लास है ये कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है या किसी प्रकार की कोई अपनी डायरेक्ट क्लास नहीं है। आपको केवल आरपीएफ एग्जाम को लेकर अपडेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप पढ़ी हुई चीज़ों को एकदम कंठस्थ कर लें, कंफ्यूज ना हो, और जो क्वेश्चन आपके कॉन्टेक्ट में ना आ पाए हों तो उनको भी आप अच्छी तरह से फोकस कर लें और जो हैं उनका रिवीजन करें। तो वर्ष 2070 भारद्वाज शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070 भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। 2047 चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री, ये आपका क्वेश्चन ही था। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य क्या है भारत का? 2030। पशुओं में फुट और माउथ रोग, ये बहुत ज़्यादा चलता है, पशुओं का रोग है, इसका उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? 2030। लेकिन अगर इस पर कंट्रोल करने का लक्ष्य, जो कंट्रोल की बात की जाए, तो अगर हम इस पर नियंत्रण की बात करें तो भारत सरकार ने इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया है? 2025। फिर हम कहें वेटिंग टिकट को खत्म करके कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य बनाया गया है वर्ष 2027। अच्छी तरह से याद रखेंगे सभी पॉइंटों को। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था, याद रखना, ये डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2028। लेकिन अगर हम कहें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, डिजिटल शब्द नहीं जोड़ेंगे, तो इसका लक्ष्य क्या होगा? 2025। ये अच्छी तरह से याद रखेंगे, कंफ्यूज ना हो। जो भी डाउट हो आप उनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। इनसे संबंधित जो भी लगते हो आपको कि इनके अलावा और भी आपको पढ़ना चाहिए तो आप पढ़िए, कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन एग्जाम के लिए इतने सफिशिएंट हैं और आप अच्छी तरह से अगर इन पर फोकस कर लेंगे तो एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नव वर्ष के रूप में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि नव वर्ष के रूप में पोइला बैसाख त्यौहार, एक तो ये तो पोइला बैसाख त्यौहार जो है वो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पूछा गया है कि कहाँ मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो अच्छी तरह जिसको नहीं पता है वो पॉइंट आउट कर लेंगे और जिनको पता है वो रिवाइज कर लेते हैं हमारे साथ। चलिए रिवाइज के लिए, सभी भारत के नववर्ष त्यौहार हैं
जैसे गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में। बोहाग बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ही में पूछा गया है। मणिपुर में कौन सा नववर्ष त्योहार मनाया जाता है? तो चोरियाओबा। सिक्किम में लोसुंग। उड़ीसा में पना संक्रांति या महाविषुव या मासा संक्रांति भी कहते हैं हम। केरल में नववर्ष त्योहार के रूप में कौन सा मनाया जाता है? तो सबको पता होगा, विशु। ठीक है। गोवा में नववर्ष के रूप में संवत्सर पड़वो। बिहार में जूड़ शीतल। तमिलनाडु में पुंथडू। कश्मीर में नवरेह। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना का आपको सबको पता होगा उगादी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये भारत के जितने भी राज्यों में जो नववर्ष के रूप में त्यौहार मनाने वाले हैं उनका एक फास्ट रिवीजन है आप सबके लिए, ताकि आपको जो चीज़ नहीं आती हो कल के लिए कर लें, और जो आती हुई हैं उनको कंफर्म कर लें, रिवाइज करते चले हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित, एक्चुअली क्या है, टाइफून यागी भारत में नहीं आया है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इन 3 देश इस टाइफून से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो भारत ने इन देशों को मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई टाइफून यागी जो आया था कहाँ आया था? तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, ये 3 देश टाइफून यागी से प्रभावित हुए थे। इनकी मदद करने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था अपने सच्चे विचारों के साथ या सद्भाव के साथ, तो ऑपरेशन सद्भाव इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं और कौन कौन से अभियान हैं जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ऑपरेशन सद्भाव भी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ऑपरेशन कन्क्वेशन, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट, ये भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में जब आग लग गई थी तो उसको बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। ऑपरेशन शील्ड किसके लिए चलाया गया था? तो इजराइल ने, याद रखना, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन के नाम दिया था, उसका नाम क्या रखा गया था, या उसको डिफेंस सिस्टम या डिफेंस ऑपरेशन करना जो नाम दिया था वो दिया था ऑपरेशन शील्ड। जब इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए जो डिफेंस ऑपरेशन चलाया था वो क्या नाम है उसका? ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन संकल्प किसके लिए चलाया गया और किसने भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारतीय नौसेना ने? ऑपरेशन संकल्प। तो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं आते ध्यान रखना, वो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सभी बच्चों जो आता है उसको आप कंफर्म कर लें, जो नहीं आता उसको नोट कर लें। नेक्स्ट, इजराइल ने हमास के खिलाफ, अब याद रखना ये किसके लिए है? इजराइल का हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम क्या दिया था? तो जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था, तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई जारी की थी उसका कोड नाम क्या दिया था? तो आपको याद रखना है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अभी इजराइल और हमास का विवाद अभी हाल ही में ख़त्म हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, 15 महीने तक ये सब चलता रहा। इसके लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते पर बात कर लेते हैं। इसके द्वारा रेलवे सुरक्षा बल, देखो आरपीएफ का एग्जाम देना है, आरपीएफ को भी थोड़ा सा फोकस करके चलें कि आरपीएफ ने क्या क्या ऑपरेशन चलाए हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अब बात आती है हमास ने इजराइल के खिलाफ, जो हमास है उसने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को क्या नाम दिया था? तो अल अक्सा फ्लड, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड अपन लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था उसका कोड नाम दिया था। ऑपरेशन कावेरी क्या है?
ये भारत सरकार द्वारा जो युद्धग्रस्त सूडान में जो फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे सभी साथी। आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से जो नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं उनको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना है तो नशीला पदार्थ जैसे नारकोटिक्स जैसा होता है तो ऑपरेशन नारकोस आप लगा सकते हैं। अन्य ऑपरेशनों को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ऑपरेशन उपलब्ध, ये देखो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी यानी टिकट की जो कालाबाजारी होती थी उस पर अंकुश लगाने और लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए आरपीएफ ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन आहट किस लिए चलाया था आरपीएफ ने? तो महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने की, जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी होती थी उससे बचाने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन आहट चलाया था। ऑपरेशन नारकोस अभी हम पढ़ ही चुके हैं। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, आप याद रखेंगे। जो भी डाउट हो, प्रॉब्लम्स हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सारी प्रॉब्लम्स में साथ खड़े होंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों, आरपीएफ का एग्जाम का आप खूब जोर से प्रैक्टिस करें, पढ़ें। जो आपने जहां पढ़ा है, जैसे ही पढ़ा है उसमें आप अपडेट करते जाइए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। रजत क्रांति का जनक, देखिए हम लोग बहुत सारी क्रांतियां पढ़ चुके हैं, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अब थोड़ा सा फोकस आ चुका है कि उनके जनक पर भी ध्यान दिया जाए। तो रजत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है क्या? अगर पता है तो मुझे बताएं और नहीं पता है तो आप यहाँ से सीखते जाएं। तो रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी को माना जाता है। ठीक है, और क्रांतियों के जनक आप थोड़ा सा जो नहीं आते हो आप नोट कर लेना। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक वैसे हम सब जानते हैं, वर्गीज कुरियन है। और जो नहीं जानता है कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं जो कोई नहीं जानता है, इसलिए जो मिलता है वो सीख जाता है। तो रजत क्रांति के कौन है? इंदिरा गांधी जी। पीली क्रांति के सैम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति के दुर्गेश पटेल। नीली क्रांति के हीरालाल चौधरी या डॉक्टर अरुण कृष्णन। स्वर्ण क्रांति के निरफक तुतेज हैं। लाल क्रांति के विशाल तिवारी जी हैं। प्रोटीन क्रांति के जो जनक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली को प्रोटीन क्रांति का जनक माना जाता है। तो साथियों, आप अपने इस सीरीज के साथ रिवीजन कर सकते हैं, जो नए क्वेश्चन मिलते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मुंडन के लिए किया जाने वाला संस्कार, यानी जो 16 संस्कारों की बात की जाती है उनमें से आप थोड़ा ये क्वेश्चन को फोकस कर लें कि मुंडन के लिए तो पुंसवन संस्कार है कि चूड़ाकर्म संस्कार है, उपनयन संस्कार है या डिस्कमल संस्कार है। तो आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सीखेंगे। वैसे यहाँ भी आंसर देख लेते हैं। मुंडन के लिए किया जाने वाला संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार है। और भी हम संस्कारों को देख लेते हैं कि संतान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार गर्भाधान संस्कार। स्त्री द्वारा गर्भधारण के 3 माह बाद किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? पुंसवन संस्कार है। शिशु को पहली बार घर से निकालने का जो संस्कार है उसे कहते हैं निष्क्रमण। ठीक है, याद रखेंगे। मुंडन के लिए संस्कार आपको पता चल चुका है, चूड़ाकर्म संस्कार है। शिक्षा प्रारंभ करने के समय यज्ञोपवीत यानी जिसे हम जनेऊ कहते हैं, धारण के लिए किया जाने वाला जो संस्कार है उसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। काफी एग्जामों में आते रहते हैं, इसलिए आप इनको याद करेंगे। शिक्षा की समाप्ति, देखो ये शिक्षा प्रारंभ के लिए उपनयन और शिक्षा समाप्ति पर होने वाला संस्कार समापवर्तन। ओके, चलिए, जो ना हो कोई डाउट हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ व्यवस्था गृहस्थाश्रम के वर्णन से संबंधित वेदांग। आपको पता होगा कि वेदांग
वेदांगों की संख्या कितनी है, क्या है वेदांग, तो आप नहीं पता है तो आप हम क्लास ले सकते हैं। हम अब सब्जेक्टिव क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेदांग आप जानते हैं वेदों का अंग माने जाते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6। तो जिनमें से पूछा गया है कि यज्ञ व्यवस्था गृहस्थाश्रम के वर्णन, कौन सा वेदांग यज्ञ व्यवस्था गृहस्थाश्रम का वर्णन करता है या इस वर्णन से संबंधित है। तो आपको याद रखना होगा इसका आंसर कल्प होगा, जो कि और छंदों के बारे में हम आपको बताते हैं। मुंडकोपनिषद में उल्लिखित 6 वेदांग हैं। पहला छंद, दूसरा कल्प, तीसरा ज्योतिष, चौथा शिक्षा, पांचवा निरुक्त और छठवां व्याकरण। तो याद रखेंगे, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक एवं लौकिक व्याख्या, वैदिक एवं लौकिक व्याख्या किसमें की गई है, छंद में। यज्ञ व्यवस्था गृहस्थाश्रम का जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है वो किसमें किया गया है, कल्प में। ग्रहों एवं नक्षत्रों के अध्ययन से संबंधित जो वेदांग है वो कौन सा है, ज्योतिष। किससे, ग्रह एवं नक्षत्रों के अध्ययन से संबंधित। वैदिक शब्दों की व्याख्या, ध्यान रखेंगे, वैदिक शब्दों की व्याख्या से संबंधित है निरुक्त। शुद्ध उच्चारण से संबंधित है शिक्षा, और भाषा संबंधी शुद्धता से संबंधित वेदांग व्याकरण है। इसलिए अच्छी तरह से पॉइंट नोट कर लेना और जो आते हैं उनका आप रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन वंश। देखिए एग्जामों में वंश भी काफी पूछे जाते हैं, इसलिए आप वंशों के संस्थापक और उस वंश का जो राजधानी है वो भी आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें आप। तो आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, तो हम सब जानते हैं कि सिमुख। आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, सिमुख हैं। जैसे महापद्मानंद है जी हैं, वो नंद वंश के संस्थापक हैं। गोपाल हैं, पाल वंश के संस्थापक हैं। तो इस प्रकार से आप सभी संस्थापकों को याद कर सकते हैं। रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं, और इस वंश की राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह, फिर बाद में शासक पाटलिपुत्र बना लेते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जिसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र और बाद में विदिशा के लिए कुछ बना दी जाती है। इसके साथ साथ और रिवीजन कर लेते हैं। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव कर्ण थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आंध्र सातवाहन जी अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, सिमुख जिसके संस्थापक हैं, और राजधानी प्रतिष्ठान थी। ये भी क्वेश्चन कई बार राजधानी के रूप में पूछ लिया जाता है, जो कि प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र से संबंधित है। चेदी वंश के संस्थापक खारवेल थे, जिसकी राजधानी सुप्तिमती थी। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कनफिसिस थे, इसकी राजधानी पुरस्पुर जो पेशावर क्षेत्र था, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र बाद में कुछ उज्जैनी थी। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति, ये राजधानी आप याद रखेंगे थानेश्वर अंबाला हरियाणा में है। रिवाइज करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है। यानी मृदा संरक्षण की कौन सी प्रक्रिया क्या मल्चिंग कहलाती है, या हम कह सकते हैं मल्चिंग किससे संबंधित है, तो मृदा संरक्षण से संबंधित है। और किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो याद रखेंगे कि पौधों के बीच की खाली जमीन पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकी होती है। यानी इसका आंसर अपना ये रहेगा। आप लोग ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट हो, आप अच्छी तरह से रिवाइज करते जाएं, और जो नहीं आता है उसको सीधा सीधा सीखते जाएं कि पौधों के बीच जो खाली ज़मीन होती है, जो ज़मीन को हम पुआल वगैरह से वो ढक जाती है, उसी को हम मल्चिंग कहते हैं। ये अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। मल्चिंग की वही चीज है कि पौधों के बीच की खाली जमीन पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकी होती है, जो मल्चिंग होती है। मृदा संरक्षण की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। ढकने के लिए प्रयुक्त जो सामग्री होती है वो मल्च कहलाती है। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण फसलें या फलदार जो पेड़ पौधे होते हैं
सब्जियां होती हैं, फूल या नर्सरी के जो पौधे होते हैं, उसमें आमतौर पर मल्चिंग का प्रयोग किया जाता रहता है। तो हमारे सभी साथी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। छोटे किसान और मौसमी मजदूर, काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, कभी गरीबी दायरे के अंदर रहते हैं, कभी गरीबी से बाहर उभर के आते हैं, ऐसे लोगों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो आपने नाम सुना हो, कदाचित गरीब हैं, या बिलोचन गरीब हैं, या स्थायी गरीब हैं, या सामान्य गरीब हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें, और इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो कभी भी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आ जाते हैं और कभी कभी गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि भारतीय किसान और भारतीय कृषि मानसून का जुआ माना जाता है, और इसी में जो लोग काम करते हैं, हमारे किसान भाई लोग, वो ध्यान रखें, उनके पास ऐसी सिचुएशन बनती रहती है जिसे हम कहते हैं बिलोड़न गरीब। ठीक है, इसका आपने आंसर लगा लिया था, बिलोड़न गरीब। तो आप आगे ध्यान रखें, क्या होते हैं? वे लोग जो नियमित रूप से गरीबी में या बाहर घूमते रहते हैं, यानी गरीबी में कभी अंदर कभी गरीबी से बाहर निकल आते हैं। जब उन्हें रोजगार मिलता है या उनकी फसल अच्छी होती है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, लेकिन जब वे बेरोजगार होते हैं या खराब जलवायु वाले वर्षों में वे गरीब हो जाते हैं। वही चीज़ है कि मौसम पर डिपेंड हमारी जो भारतीय कृषि है, उसी की वजह से अगर अच्छी फसल हुई तो हमारे वही किसान किससे गरीबी रेखा से ऊपर निकल के आ जाते हैं, और अगर वो किसी मौसमी या जलवायु खराब होने के कारण, सूखा, बाढ़ प्रभावित होने की वजह से अगर कृषि फसल अच्छी नहीं हुई तो वो कैसे हो जाते हैं? गरीबी रेखा के अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार के लोगों को हम क्या कहते हैं? बिलोड़न गरीब कहते हैं। और मौसमी श्रमिक होते हैं, जैसे छोटे किसान होते हैं, जो इसी पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है? भाई ध्यान रखें, और जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं। शुरुआती जो करंट अपडेटेड क्वेश्चन किए गए हैं वो क्वेश्चन आने की उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें। गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा किस गतिविधि को कहा जाता है? तो क्या वो माध्यमिक है, चतुर्थिक है, प्राथमिक है, पंचभागी है? तो जो गोल्ड कॉलर पेशा होता है, पहले तो इसका आंसर सुन लें कि आंसर है इसका पंचभागी। अब पंचभागी क्या होता है वो आपको बताते हैं। तृतीय गतिविधियों को चतुर्थक और पंचभागी गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाता है। अब पंचभागी क्या है, जिसे गोल्ड कॉलर व्यवसाय के रूप में जाना जाता है? इसमें वरिष्ठ व्यापार अधिकारी, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधानिक वैज्ञानिक, जो अनुसंधान में लगे हुए वैज्ञानिक हैं, वित्तीय और कानूनी सलाहकार जो हैं, इस प्रकार के पेशा करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर पेशा या व्यवसाय। ठीक है, तो इसे इन्हें उच्च भुगतान कौशल का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है? याद रखना, राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी विधि है, ये हम लोगों को याद रखना है। वो विधि है मूल्य वर्धित विधि। अब मूल्य वर्धित विधि अच्छी तरह से समझें, राष्ट्रीय आय गणना मूल्य वर्धित विधि को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पता चल गया, औद्योगिक उत्पत्ति विधि। व्यय विधि को हम क्या कहते हैं? उसे हम आय निपटान विधि भी कहते हैं। आय विधि को क्या कहते हैं? उसे हम वितरण विधि के नाम से जानते हैं। तो ये विधियां एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो आप सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग वैसे ही याद होगा। तो मुझे बताएं कि दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ए, बी और डी। ठीक है,
चलिए, दूध थायमिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालामिन का अच्छा स्रोत मानते हैं। इसमें वसा में घुलनशील विटामिन हमें पता है A, D, E, K हैं। दूध और इसके उत्पादों में निहित कुछ अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। दूध में कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जस्ता है और आयोडीन है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं, अच्छी तरह से थोड़ा सा फोकस करें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फियोफाइसी जाति के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है? तो फियोफाइसी जाति के सदस्य कौन से होते हैं? भूरे शैवाल होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। भूरा शैवाल फियोफाइसी का है। हरी शैवाल या हरा शैवाल की बात करें तो क्लोरोफाइटा है। लाल शैवाल की बात करें तो रोडोफाइटा और नीली हरी शैवाल की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया। आप अच्छी तरह से इनका रिवीजन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो आप मुझे बताएं कि हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से हो जाता है? तो ये जो रोग है अच्छी तरह से आप याद रखेंगे, पोटेशियम की कमी से हो जाता है। जिसे आप समझें, हाइपोकैलेमिया में रक्त में पोटेशियम का स्तर बहुत कम होता है। कम पोटेशियम का स्तर मांसपेशियों को कमजोर महसूस करा सकता है, जैसे ऐंठन हो सकती है, मरोड़ या यहाँ तक कि लकवा भी हो सकता है। और असामान्य हृदय ताल भी विकसित हो सकते हैं। यह हृदय गति को रोकने के कारण भी क्या बन सकता है? हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो रक्त में किसकी कमी से हो जाता है? पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट है, फल्मिनोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? ध्यान रखेंगे साथियों, फल्मिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट देकर या कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इससे आगे की सीरीज हम कल आपको करवाएंगे। ठीक है, तो साथियों अगर आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आ जाएगा। वैसे बहुत कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है पहले भी। फल्मिनोलॉजी में आकाशीय बिजली का अध्ययन किया जाता है। मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे साथियों के पास, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। तो इसलिए आप एग्जाम की तैयारी में जुटे रहें, खूब मेहनत करें।